नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फैमिली वाले चैप्टर से एमसीक्यू करवाऊंगा। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको फैमिली वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हुआ है, वे लोग क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद जरूर उस क्लास को देख लेंगे, ताकि उनके एक भी प्रश्न गलत ना हो एग्जाम में। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग नहीं है वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत ही आसान है, इसका जवाब देना बहुत ही आसान भी है। हर कोई इस प्रश्न का जवाब दे सकता है, क्योंकि बिल्कुल आपसे ही जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी तय की गई है। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि भारत में यदि हम देखते हैं तो लड़कों और लड़कियों की उम्र कितनी विवाह की तय की गई है। पहला ऑप्शन कहता है कि 21 वर्ष व 18 वर्ष। दूसरा ऑप्शन कहता है 18 वर्ष व 21 वर्ष। तीसरा ऑप्शन कहता है कि 18 वर्ष व 18 वर्ष। और चौथा ऑप्शन कहता है कि 18 वर्ष व 16 वर्ष। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ना। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। जैसा कि बात करते हैं, 21 वर्ष लड़के की उम्र निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की, सॉरी किसकी निर्धारित की गई है? तो लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है, और लड़के की उम्र, सॉरी लड़कियां की उम्र कितनी निर्धारित की गई है? तो लड़की की उम्र अगर आप देखते हैं तो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक नया बदलाव किया गया है, और नया बदलाव ये किया गया है कि लड़के की भी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, और लड़कियों की भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, यानी कि दोनों के सेम एज कर दी गई है। अभी पूरी तरह से यदि आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने आपको बता दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि परिवार की परिभाषा गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। अगर कोई भी छात्र इस प्रश्न को सही से पढ़ लेता है तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का आराम से जवाब दे सकता है। देखिए यहाँ पर एक कहा गया है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने ये सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ये क्या हो रहा है? मच्छर आ जा रहे हैं। और यदि उनके साथ दादा दादी भी या अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो कहा जा रहा है पहले ऑप्शन में परिवार की परिभाषा गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। नहीं, संवेदनशील है। ठीक है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए ताकि आसानी से बच्चे सीख सकें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। जिन छात्रों ने इसका सही जवाब डी दिया हुआ है वे लोग बिल्कुल अपने आप को हैप्पी बनाएं कि वाकई में कितना अद्भुत तरीके से हमारी तैयारी हो चुकी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। देखिए प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही है? मतलब बताइएगा यह कथन, इस कथन में क्या चीजें सही हो सकती हैं? सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है
कि कथन जो है सही नहीं है, कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा, यह क्लियर नहीं किया जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं जैविक होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें तीन ही ऑप्शन है, लेकिन तीन में से एक सही है, आपको यही देना है सही आंसर। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। ठीक है, या दो बच्चे हैं, इस कथन के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, बिल्कुल ये गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, सही नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, परिवार के कई प्रकार होते हैं। मैंने आपको परिवार वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जिन छात्रों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन छात्रों ने बी ऑप्शन चुना हुआ है वे लोग बिल्कुल राइट हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए खेल है, बच्चों के लिए खेल है एक अर्जित मनोरंजक कार्य, एक जन्मजात प्रवृत्ति, एक अनावश्यक प्रवृत्ति और समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया। बच्चों के लिए खेल है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। बच्चों के लिए खेल है, जल्दी से बताइए। एक मनोरंजक, एक अर्जित मनोरंजक कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति और एक अनावश्यक प्रवृत्ति, एक समय का व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया। तो कुछ लोग इसका अलग ही जवाब देंगे, मुझे पता है कुछ लोग इसका अलग ही जवाब देंगे, लेकिन अगर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, हमने क्या कहा है, अगर आपको सीटेट पास करना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्या करना है, बिल्कुल संतुलित दिमाग लगाना है, बैलेंस में आपको सोचना है, निश्चित तौर पर आपका सही हो जाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं आपका जो प्रश्न होगा उस प्रश्न का जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक अर्जित मनोरंजक कार्य है, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, ये तो बिल्कुल गलत है। समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है, समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जन्म से ही अगर आप देखें तो बच्चे खेलते हैं, अपने आप में खेलते हैं, किसी को खिलाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब भी दिया है, लेकिन कुछ छात्रों ने जो इसका सही जवाब सोचा था वो ए सोचा था। ठीक है, लेकिन आपका सोचना सही है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है, सीटेड में ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आराम से प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए, परिवार की इकाई होती है पिता, परिवार की इकाई होती है या होता है पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। परिवार की इकाई होता है पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, भाई बहन। तो प्रश्न में कहा जा रहा है परिवार की इकाई में। देखिए परिवार की इकाई में यदि आप देखें तो प्रत्येक व्यक्ति आते हैं, चाहे वो पिता की बात की जाए, माता की बात की जाए, भाई बहन की बात की जाए, दादा दादी की बात करें आप, तो सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है परिवार की इकाई होता है या होती है तो प्रत्येक व्यक्ति। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना गया है, बच्चों का पहला गुरु किसे माना गया है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है चैप्टर में। देखिए प्रश्न में ये है कि पहला ऑप्शन कहे तो विकल्प में ये है पिता को, दादा दादी को, माता को और शिक्षकों को। आप तो जानते ही हैं, अब इस प्रश्न का गलत तो जवाब आप देंगे ही नहीं, क्योंकि अब आपसे बेहतर जानकार कौन है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है। यानी कि परिवार से ही क्या होता है, समाज का निर्माण होता है।
और परिवार में ही अगर आप देखें तो परिवार में क्या होता है कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे या बच्चे वगैरह शामिल होते हैं। और परिवार में यदि आप देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की जो पहली शिक्षिका होती है, बच्चे की जो पहली शिक्षिका होती है वो उसकी माता होती है। यानी कि हमारी माता जो होती हैं वो हमारी पहली शिक्षिका होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये बात तो आप पहले से भी जानते थे और जो कि हमने भी आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है आदर्श परिवार किसे माना गया है। आप हमारे उस क्लास को देख लीजिए एक बार। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा हुआ है परिवार वाले चैप्टर में, परिवार वाले चैप्टर को नहीं देखा हुआ, तो मैं कहता हूं उस वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद एमसीक्यू कीजिए। मैं कहता हूं एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाएगा तब आप मुझे बता देना कि सर आपने सही नहीं पढ़ाया, मेरा एक प्रश्न गलत हो गया। मैं कहता हूं पूरी ईमानदारी से एक बार आप देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आदर्श परिवार किसे माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए। आदर्श परिवार किसे माना गया है? आदर्श परिवार किसे माना गया है? तो आदर्श परिवार संयुक्त परिवार को माना गया है, क्योंकि संयुक्त परिवार से ही या संयुक्त परिवार में ही क्या होता है, बच्चों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास प्रारंभ होता है या नागरिक गुणों का विकास होता है। तो ऐसे में यदि आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इसका सही जवाब तो यही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में छोटे परिवार को, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में ये था कि आदर्श परिवार किसे माना गया है, तो छोटे परिवार को माना गया है। अब यहां पर थोड़ा से आदर्श परिवार, अगर हम संयुक्त परिवार को भी मान सकते हैं आदर्श परिवार, लेकिन छोटे परिवार ये ज्यादा सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हम सही मान रहे हैं। यदि किसी के अनुसार ए हो रहा है तो हो सकता है उसके अनुसार भी वो चीजें सही हो। ठीक है, वैसे तो अभी मैं बी मान के चल रहा हूं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में से कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल है। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों, आश्रित मतलब डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड हो व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं होती है, तो आश्रितों में शामिल है। वृद्ध की बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं और इस सभी की बात करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। मतलब जो लोग क्या होते हैं दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उस फैमिली मतलब संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सी चीजें सही है? क्या वृद्ध व्यक्तियों को या बच्चों को या अस्वस्थ व्यक्तियों को या सभी की बात करते हैं? तो ऐसे में अगर देखते हैं आप तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो संयुक्त परिवार में क्या, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि वृद्ध लोगों को भी ध्यान रखा जाता है, बच्चे को भी ध्यान दिया जाता है और जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसे भी ध्यान दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना और इस सभी। अगर परिवार टूटता है तो उस पर बच्चों पर क्या प्रतिक्रिया पड़ती है, बच्चों पर होने वाली क्या प्रतिक्रिया है या बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, बच्चों का अंतर्मुखी होना। क्या ऐसा हो सकता है? बच्चे में विद्रोह की भावना पनपना, बच्चों में कुंठित होना यानी फ्रस्ट्रेशन होना, कुंठित मतलब फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। तो और उसके बाद क्या है, ये सभी। देखिए परिवार अगर टूटता है तो बच्चों पर ये प्रभाव पड़ता है कि बच्चे क्या होते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी मतलब हो जाता है कि बच्चे शांत हो जाते हैं, किसी से बातचीत करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, वे अपने आप को अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और बच्चों में विद्रोह की भावना बिल्कुल पनपने लगती है। जब कोई भी परिवार टूटता है
तो उसे लगता है कि हाँ मम्मी सही है या पापा सही है या परिवार में कोई अन्य सदस्य सही है, कौन गलत है कौन सही है इसका निर्धारण नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर भी इस तरह की भावना आ जाती है और बच्चा हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कहीं ना कहीं उसके मन में एक तरह से किसी न किसी के प्रति कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो जिसके वजह से ये तीनों ऑप्शन जब सही हो जाते हैं तो हमारे पास एक विकल्प बचता है कि अब हमें क्या करना होगा, डी ऑप्शन को सही करना होगा ना। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अब आप लोग बताइएगा, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी, केवल पति पत्नी। अब इसका जवाब देने में तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब ये तो चिंटू पिंटू प्रश्न है, आराम से आप कर सकते हैं ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल बहुत सारे छात्रों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया भी है, वो है बी ऑप्शन सही हो गया है। अब बी ऑप्शन सही हो गया है, ध्यान रखिएगा, यानी अब क्या बी ऑप्शन ही सही होगा। अच्छा, मैं बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलने वाला हूं रात के 9 बजे से लाइव क्लास। 9:15 से मान के चलिए 10 मिनट से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी एमसीक्यू वाली। तो एमसीक्यू मैं लेकर आ रहा हूं रात के 9 बजे। आराम से आप खाना पीना खा लीजिए टाइम से और जुड़ जाइए और 1-2 घंटे हमारे साथ आप पढ़िए ताकि आपकी चीजें बेहतर हो जाएं। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है दोस्तों वो हो जा रहा है बी, सही हो जा रहा है। अब हमें बात कर लेना चाहिए आज के लास्ट प्रश्न के बारे में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न ये है कि प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए कि प्राथमिक समाजीकरण माना जाता है, यानी कि जो स्टार्टिंग का समाजीकरण कैसे कहां से माना जाता है ये बताना है आपको। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, शुरुआती उम्र में ही परिवार, क्योंकि बच्चों के जो समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है स्टार्टिंग से, वो कहां से होती है, परिवार से होती है। और साथ ही साथ मित्रों की बात करते हैं तो मित्रों से बच्चा सीखता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया भी या किए भी, और कुछ छात्रों का यह प्रश्न सही रहा और कुछ लोगों के गलत रहे। तो कोई बात नहीं है, अगर गलत है तो अगली बार सही होगा, अगर इस बार सही है तो हमेशा सही होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने वाला हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा से अपना प्यार और स्नेह दीजिए ताकि मैं आपके साथ पूरा लंबे समय तक जुड़ा रहूं। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।